कहानी की शुरुआत रिचर्ड नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो फैमिली का मुखिया है और फिलहाल कार चला रहा है। उसी की साइड वाली सीट पर है उसकी पत्नी जिसका नाम है सुसन, जो अपने बच्चों सैम और जेसी को एक आइलैंड के बारे में बता रही है जहां वो इस बार गर्मी की छुट्टियां मनाने जा रहे थे। सुसन बताती है कि जिस आइलैंड पर हम जा रहे हैं वहाँ एक खास तरह का फेस्टिवल क्रांतान मनाया जाने वाला है जो पूरे 10 साल बाद आ रहा है। लेकिन समस्या ये थी कि स्वीडन की सरकार ने इस फेस्टिवल के दौरान किसी भी नागरिक को वहाँ जाने से मना कर रखा है क्योंकि अभी वहाँ जाना खतरे से भरा है। लेकिन इसके बावजूद ये फैमिली वहाँ जाने का ठान चुकी है। सुसन सैम और जेसी को बताने लग जाती है सदियों पहले उस आइलैंड पर एक महामारी फैली थी जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को कई दिन तक अपने घरों में बंद रहना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस आइलैंड के लोगों ने कई महीनों तक कोई फसल नहीं उगाई और कुछ ही दिनों में वहाँ के लोग भूख की वजह से मरने लग गए। यहाँ तक कि कुछ तो नरभक्षी बन इंसानों को ही खाने लगे। और जब कुछ सालों बाद आखिरकार महामारी पूरी तरह खत्म हुई तो आइलैंड के बचे हुए लोग अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन तब तक उस आइलैंड का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था और उसी सब की याद में हर 10 साल बाद क्रांतान मनाया जाता है जिसमें उस आइलैंड के लोग 8 घंटे तक नाटक ड्रामा करते हैं और उस टाइम में जो कुछ भी हुआ था वो सब दोहराते हैं ताकि आज के बच्चे उनके अपने दादा परदादा की कुर्बानियों को ना भूल सके। कुछ देर बाद ये फैमिली एक कैफे के पास रुक जाते हैं जहाँ का ऑनर बहुत ही ज्यादा अकड़ू था। सुसन उससे बात करने की कोशिश करती है और उससे उसके बच्चों के बारे में भी पूछती है, जिस पर कैफे का ऑनर बहुत ही अकड़ में कहता है कि वो मर गए और ज्यादा इनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता। इधर जेसी और सैम जो कैफे को देख रहे थे कि तभी इन्हें कैफे के बैक साइड पर एक चिड़िया कटी हुई नजर आ जाती है जो काफी बुरी तरह से मर चुकी थी, जिसकी ये लोग पिक्चर ले लेते हैं। खैर, खाना खाने के बाद जब रिचर्ड और सुसन उस आइलैंड पर जाने वाले बोट के बारे में पूछते हैं तो उस आइलैंड का नाम सुनते ही कैफे का ओनर खौफ में आकर प्लेट को ही तोड़ डालता है और इन लोगों से डरी हुई हालत में कहता है वहाँ जाना ठीक नहीं है और इस महीने में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस महीने उनका क्रांतान आने वाला है जिसके दौरान आइलैंड के लोग किसी बाहर से आने वाले लोगों का वहाँ आना पसंद नहीं करते। लेकिन रिचर्ड और सुसन उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उन्होंने वहाँ रहने के लिए होटल भी बुक कर लिया था। आखिरकार होटल का ओनर उन्हें सच बता देता है। वो कहता है कि उस आइलैंड के लोग साइको हैं और बाहर से आने वाले लोगों को वो काट काट कर खा भी लेते हैं। लेकिन रिचर्ड और सुसन को कैफे ओनर पूरी तरह से पागल लग रहा था और वो घर से ठान कर आए थे कि उन्हें हर हाल में क्रांतान देखना है, इसीलिए अब वो यहाँ से वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे। तभी उन्हें एक बोट की सायरन सुनाई देती है जो उसी आइलैंड पर जा रही थी। रिचर्ड सुसन से बच्चों के साथ बोट की तरफ जाने को कहता है और खुद बिल पे करने आ जाता है। लेकिन उसी दौरान कैफे का ऑनर रिचर्ड के साथ बदतमीजी से पेश आता है और उसे उसकी फैमिली के साथ घर लौट जाने की चेतावनी देता है। लेकिन रिचर्ड उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद सुसन टिकट एजेंट से 4 टिकट खरीद लेती है। तभी रिचर्ड को याद आता है कि वो तो अपना पर्स कैफे में ही भूल आया। रिचर्ड तुरंत जाता है और तुरंत पर्स लेकर लौट भी आता है। टिकट लेने के बाद जब बोट पर मौजूद उसी आइलैंड के लोगों को पता चलता है कि ये चारों लोग हमारे आइलैंड पर आ रहे हैं तो सभी के सभी लोग उन्हें अजीब तरह से घूरने लग जाते हैं, मानो अब इस फैमिली का जिंदा लौटना नामुमकिन हो। इस दौरान उनके पास जोहान नाम का एक शराबी आकर गालियां बकने लगता है जिसकी बातों को रिचर्ड और उसकी फैमिली सीरियसली नहीं लेते। खैर, कुछ ही समय के बाद बोट आखिरकार उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। लेकिन रिचर्ड और उसकी फैमिली ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर इस पूरे आइलैंड के लोग जमा होकर उन्हें ऐसे देखे जा रहे थे जैसे कुछ हुआ हो। अजीब बात तो ये था कि आइलैंड के सभी लोग उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। इन लोगों के यहाँ आने की वजह से आइलैंड की मुखिया क्लारा उनके सामने आती है और पूछने लग जाती है कि आप लोग कौन हैं और यहाँ इस आइलैंड पर आने का आपका मकसद क्या है। सुसन बहुत ही आराम से कहती है कि हम यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं और हमें यहाँ का क्रांतान फेस्टिवल भी देखना है। तभी क्लारा का बेटा इंगमार आगे आता है और इनको बताते हुए कहने लगा कि हम अपना क्रांतान फेस्टिवल किसी को भी नहीं दिखाते। यहाँ का कोई भी इंसान उनके यहाँ पर आने से खुश नहीं है, तो भलाई इसी में है कि आप लोग फौरन यहाँ से वापस चले जाएं। लेकिन सुसन इस आइलैंड से जाने से मना कर देती है और कहने लगती है कि मेरा यहाँ से ज्यादा ताल्लुक है क्योंकि सालों पहले आइलैंड के लोगों ने जिन इंग्लैंड के ऑफिसर्स को मारा था उनमें से एक सुसन के दादाजी भी थे। इतना सुनते ही क्लारा गुस्से में आकर पागलों जैसा बर्ताव करने लग जाती है और अचानक से आकर सुसन का कॉलर पकड़ लेती है और उससे कहने लग जाती है कि अपनी जान प्यारी है तो फौरन यहाँ से चली जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो सूजन को नुकसान पहुंचा पाती, यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसने अपना घर सूसन के फैमिली को रहने के लिए रेंट पर दिया था, जिसका नाम मैट्स था। मैट्स सबसे कहता है कि आइलैंड वालों को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो घर उसकी माँ का था और अब वो
उसके नाम है, इसलिए वो जब चाहे तब किसी को भी घर किराए पर दे सकता है। यहाँ पर क्लारा मैट्स को धमकाते हुए कहती है कि तुम्हारे ये मेहमान जल्द खुद ब खुद डर कर आइलैंड से भाग जाएंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। आखिरकार मैट्स के साथ ये लोग उसके घर में चले जाते हैं, जहाँ पर बैठकर रिचर्ड सुकून की सांस लेता है। तभी मैट्स उन्हें एक डरावनी बात बताता है कि ये घर उसकी माँ का था, जिन्हें आइलैंड के लोगों ने इसी घर में मार डाला था, ठीक उसी जगह जहाँ रिचर्ड बैठा हुआ है, जिससे ये फैमिली थोड़ा घबरा जाती है। खैर, ये बात बताकर मैट्स यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये फैमिली अपना सामान को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ देर के बाद जेसी नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है, जहाँ नहाते हुए उसे शीशे के दूसरी तरफ से बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आते हुए सुनाई देने लग जाती हैं। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आता। रात को ये लोग डिनर करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आधी रात में रिचर्ड और सुसन की आंख एक अजीब सी शोर से खुलती है, जिससे दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। रिचर्ड और सुसन बाहर चेक करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उनके घर के सामने पूरे आइलैंड के लोग जमा हुए थे, अपने मुंह पर अजीब मास्क लगाए हुए और अपने हाथों में मशाल लिए हुए शोर मचाकर उन्हें डरा रहे थे। सुसन आइलैंड वालों को कहने लग जाती है कि आपको ये शोर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अंदर हमारे बच्चे सो रहे हैं। तभी आइलैंड के लोग उनके सामने एक मरे हुए रैकून की लाश को फेंकते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर रिचर्ड और सुसन दोनों सच में डरने लग गए थे। वो सोच में पड़ गए थे कि क्या उन्होंने इस आइलैंड पर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। खैर, अगली सुबह पता चलता है कि क्रांतान यानी उस फेस्टिवल के आने में सिर्फ एक ही दिन रह गया है, जिसे देखने के लिए ये फैमिली यहाँ पर आई थी। लेकिन यहाँ पर एक दिन भी इस घर में इन्हें रहना मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि जेसी को अपने कमरे में ऐसा लगता था कि जैसे हर वक्त कोई उसे देखे जा रहा हो। और इन लोगों का शक ठीक भी निकलता है, क्योंकि सच में कोई छुपकर सीसीटीवी से इन लोगों पर नजर रखे हुए हैं। रिचर्ड इन सारी चीजों से तंग आकर मैट्स के घर पर चला जाता है और उसे वो मरा हुआ रैकून दिखाता है, जिसे पिछले रात आइलैंड के लोगों ने घर के बाहर फेंक था। रिचर्ड मैट्स को सब कुछ बताता है और ये भी बताने लग जाता है कि उन्हें यहाँ पर अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई इनके ऊपर नजर जमाए हुए है और सभी लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उसके घर के बारे में नेगेटिव रिव्यू दे देगा, जिसके बाद कोई भी यहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने नहीं आएगा। मैट्स उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं आइलैंड वालों से बात करूंगा। थोड़ी ही देर बाद ये फैमिली उस आइलैंड के नेचर को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं और पिक्चर्स लेने लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी कैफे का सीन दिखाया जाता है जहां रिचर्ड और उसकी फैमिली रुकी थी, जहां उस कैफे के ओनर का किसी ने मर्डर कर दिया था, जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस तरफ रिचर्ड और सुसन नोटिस करते हैं कि आइलैंड वालों ने बाहर से यहाँ पर 4 ताबूत मंगवाए हैं, यानी किसी 4 लोगों की मौत होने वाली है। ये सब देखने के बाद भी रिचर्ड और सुसन के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं दिखता। सुसन रिचर्ड से कहती है कि अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। वहीं थोड़ी ही देर में यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जो कैफे ओनर के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करता है कि जोहान नाम का एक आदमी जो इसी आइलैंड का है, वो मर्डर करके यहाँ छिपा है, इसीलिए उसका पकड़ा जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ के लोग अब क्रांतान की तैयारी में लगे हुए थे कि तभी वो ऑफिसर आकर आइलैंड वालों से जोहान के बारे में पूछने लग जाता है। क्लारा, जो कि यहाँ की लीडर थी, वो उस पुलिस ऑफिसर से झूठ बोलती है कि वो आज सुबह ही इस आइलैंड से बाहर गया हुआ है। साथ ही वो ऑफिसर को धमकी देती है और कहती है कि अगली बार से वो अपने किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए इस आइलैंड पर हरगिज ना आए, क्योंकि यहाँ इस आइलैंड पर किसी दूसरे दुनिया के कोई भी कानून लागू नहीं होता। जिस पर वो ऑफिसर कहने लगता है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इस आइलैंड के लोगों को उससे बचकर रहना होगा, वरना पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वो ऑफिसर थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल जाता है। वही बेचारा जोहान, जिसने कुछ किया भी नहीं था, वो उस ऑफिसर से छुप रहा था। इधर जेसी और सैम दोनों आइलैंड पर मौजूद एक कैफे में जाते हैं, जहां उन्हें इंगमार मिलता है, जो दोनों से कहता है कि तुम लोगों ने यहां आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। तभी पीछे आइलैंड के कुछ और लोग वहां आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों डरते नहीं, बल्कि जेसी उससे कहती है कि हम चले जाएंगे, बस मेरे मॉम डैड को तुम्हारा ये फालतू फेस्टिवल देखना है। और जैसे ही दोनों वहां से जाने लगते हैं, अचानक दोनों उन्हीं लोगों से टकराकर गिर जाते हैं जो ताबूत लेकर जा रहे थे, जो दोनों को जान से मारने का इशारा करते हैं। दोनों भाई बहन वहां से भाग आते हैं, लेकिन अभी उनके चेहरे पर डर की बजाय हंसी थी। वही जेसी जब अपने कमरे में जाती है तो पाती है कि उसके बेड पर कोई लेटा हुआ था, जो उसके आने से पहले चला गया। वही वो एक बार फिर से शीशे के पास से आवाजें आते नोटिस करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लारा को दिखाया जाता है, जो आइलैंड
आइलैंड के लोगों के साथ एक मीटिंग कर रही थी। क्लारा कहने लग जाती है कि ये आखिरी बार होगा जब वो खुद इस क्रांतान ड्रामा को डायरेक्ट करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि इस बार उनका फेस्टिवल और भी अच्छा हो। क्लारा कहती है कि हम अपने पूर्वजों की आत्मा को खुश करने के लिए अब तक इन अंग्रेजों को लाकर मारते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे आज के जनरेशंस के लोगों को जान से मार देना ठीक नहीं लगता है। इसीलिए पिछले कई फेस्टिवल से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब किस्मत खुद हमारे पास चलकर आई है, यानी अंग्रेज खुद हमारे ही आइलैंड पर चलकर आए हैं। तो हम क्यों ना इस मौके का फायदा उठाएं और एक बार फिर से दोबारा ठीक वैसा ही क्रांतान बनाएं जैसे हम पहले मनाते आ रहे हैं। इसीलिए अब इन लोगों के साथ क्लारा फैसला करती है कि ये सभी लोग क्रांतान में सुसन की फैमिली का मर्डर करेंगे और उन्हें खाकर खत्म कर डालेंगे। सारे बड़े लोग तो क्लारा की बात मान जाते हैं, लेकिन उसका बेटा इंगमार ही उससे कहता है। ये सब चीजें अब काफी ओल्ड फैशन हो चुकी हैं। इंगमार की इस बात से काफी लोग इस फैसले के खिलाफ हो चुके थे। वो कहते हैं कि वो क्लारा का साथ तब तक दे रहे थे जब तक उन्हें लग रहा था कि वो सिर्फ अंग्रेजों को डराएंगे, लेकिन उनका मर्डर करने का प्लान में वो साथ नहीं देंगे। ये सुनकर क्लारा को काफी गुस्सा आ जाता है और क्लारा लीडर होने के नाते हुक्म दे देती है कि यहाँ क्रांतान में वही होगा जो वो चाहेगी। इसके बाद क्लारा मैट्स के घर उससे मिलने के लिए जाती है और उसे अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन मैट्स उसकी शर्त को मानने से साफ साफ मना कर देता है। तभी क्लारा कहने लगती है कि तुम हर साल हमारा कोई ना कोई रूल तोड़ देते हो और हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते हो और हर बार हम तुम्हें माफ भी कर देते हैं, लेकिन इस बार हम तुम्हारे सारे काले करतूत का पर्दाफाश कर देंगे कि तुम अपना घर रेंट पर देकर जवान लड़कियों के साथ क्या क्या करते हो। आखिरकार मजबूरन मैट्स को क्लारा की बात माननी पड़ती है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन क्रांतान शुरू होना था। वही मास्क पहना एक आदमी लकड़ी का ड्रम बजाते हुए इस पूरे शो को स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे सारे आइलैंड के बूढ़े बच्चे सभी लोग ग्राउंड में इकट्ठा होने लग जाते हैं। वहीं मैट्स सूजन और उसकी फैमिली को कुकीज देने जाता है और उनसे कहता है कि उसने आइलैंड वालों से बात कर लिया है और अब आइलैंड वाले खुद चाहते हैं कि आप सब इस फेस्टिवल का हिस्सा बने और उनका ट्रेडिशन देखें। लेकिन जो फैमिली शुरू से ही क्रांतान देखने के लिए उतावली थी, अचानक उनका मन बदल जाता है और वो स्विमिंग करने चले जाते हैं, क्योंकि इस फैमिली का मकसद कुछ और था जो हैवानियत भरा था। इधर अब शो भी शुरू हो गया था जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे आइलैंड के लोगों को महामारी की खबर मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को घरों में बंद करके क्वारंटाइन कर लिया था। इंग्लैंड की आर्मी के भरोसे जिन्होंने इस महामारी को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने भी इस आइलैंड के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अपने घरों में कई महीनों तक बंद रहे, जिसकी वजह से बाहर इनकी सारी फसलें तबाह होकर खत्म हो गईं और यहाँ के लोग भूखमरी से मरने लग गए। वहीं कुछ लोग खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरे इंसानों को मार मार कर उन्हें खाने लग गए और जब आइलैंड की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो इन्होंने क्वारंटीन को तोड़ दिया और सब लोग घरों से बाहर निकल आए। लेकिन इन्हें घरों से बाहर आने पर एहसास हुआ कि महामारी तो कब की खत्म हो चुकी थी और अंग्रेजों ने इन्हें बताया ही नहीं। इसीलिए आइलैंड के लोगों ने गुस्से में अंग्रेजों की आर्मी पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ हम सूजन की फैमिली को देखते हैं जो स्विमिंग करके घर लौट आते हैं, जहाँ उन्हें डाइनिंग टेबल पर कुकीज रखी हुई मिलती है जिसे मैट्स लेकर आया था। वहीं हम देखते हैं कि मैट्स ने असल में उस घर के हर एक कमरे बाथरूम में सर्वेलेंस कैमरा लगाए थे और वो ही था जो अक्सर जेसी को बाथरूम में नहाते देखता था और उसी बेडरूम में जाके सोता था जहां जेसी सोया करती थी। और ये हरकत वो हर उस फैमिली के साथ करता था जो इस आइलैंड पर छुट्टियां मनाने आते थे। लेकिन मैट्स को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये फैमिली कितनी क्रूर है। इधर वो फैमिली खुशी खुशी उस कुकीज को खा लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सब बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन कुकीज में मैट्स ने बेहोशी की दवा मिलाई थी। इसके बाद मैट्स तुरंत जेसी के बेडरूम में पहुंचता है जो बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। मैट्स भी जेसी के साथ लेट जाता है और आगे खुद ही देख लो। हाँ, अचानक इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसका पर्दाफाश हो जाता है क्योंकि इन्होंने कुकीज खाने का सिर्फ ड्रामा किया था। जिसके बाद ये फैमिली अपने असली रूप में आते हैं और अपने हाथ में मौजूद चाकू से एक साथ मैट्स पर हमला कर उसे बेरहमी से मार डालते हैं और यहीं से सीन सीधा फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में ये लोग जिस कैफे में बैठे हुए थे उस कैफे के ऑनर को किसी और ने नहीं बल्कि रिचर्ड ने ही मारा था, क्योंकि उसने सुसन के साथ बदतमीजी की थी। साथ ही उसने रिचर्ड को भी परेशान किया था और ये काम रिचर्ड ने बटुआ लाते वक्त ही कर दिया था। और अब जरा हम इस फैमिली के बारे में जान लेते हैं जो असल में कोई मासूम लोग नहीं बल्कि हाई IQ वाले साइको किलर हैं, जो अक्सर ऐसी जगहों की तलाश में रहते थे जो बाहरी दुनिया से अलग हो, जैसा कि ये आइलैंड था, क्योंकि इन्हें लोगों को तड़पाकर मारने में मजा आता है। और अब मैट्स को बुरी तरह मारने के बाद ये लोग चाकू उठाते हैं और उस तरफ निकल जाते हैं जहाँ क्रांतान मनाया जा रहा था और इनके रास्ते में जो भी आ रहा था उसे ये लोग काफी बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बेरहमी के साथ लोगों को मारते हुए ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ ड्रामा
ड्रामा चल रहा था और यहाँ पर भी ये लोग हर इंसान को मारने लग जाते हैं और इस आइलैंड पर अब पूरी तरह से भगदड़ मच चुकी थी। क्लारा को भी पता चल गया था कि उनके आइलैंड पर हमला हो गया है, लेकिन ये हमला किसने किया था क्लारा ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उस बुढ़िया को तो बस ये पता था कि उसका ये आखिरी क्रांतन है जिसे वो हर हाल में पूरा करने में लगी हुई थी। इधर पूरे आइलैंड में खौफ फैला हुआ था और सबको लग रहा था कि लोगों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि जोहान ही है, जिसके पीछे ऑफिसर भी यहाँ आया था। वहीं जेसी और सैम सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं और घबराई हुई हालत में कहते हैं कि आइलैंड पर 4 मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। और जब वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें गले लगाती है, अचानक दोनों उसे बेवकूफ बनाकर चाकू मार देते हैं। फिर उसके साथ सेल्फी भी लेते हैं। और हमने जो कैफे के बैकयार्ड में चिड़िया मरी हुई देखी थी, उसे जेसी और सैम ने ही मारा था, क्योंकि इन्हें आइलैंड पर जाने से पहले खून खराबा चाहिए था। वहीं एक आदमी आसमान में फ्लेयर गन चला देता है। इस चीज की खबर तुरंत